हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर 9.6 पार्शियल ऑर्डर को हम पढ़ रहे हैं। इन डिफरेंट सब सेशंस के अंदर हमने मल्टीपल टॉपिक्स को विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल एंड डेफिनेशन कवर किया है। ये सेशन 9.6 के साथ साथ चैप्टर 9 का भी लास्ट टॉपिक होगा और आफ्टर दिस सेशन वी विल स्टार्ट द चैप्टर 10 एज वेल। सो इन द सेशन वी विल कवर द लैटिसेस फर्स्ट, कि लैटिसेस क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हैज़ डायग्राम जब हमारे पास मौजूद होती है तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि ईदर द गिवन हैज़ डायग्राम इज़ अ लैट्रिसिस और नॉट। और उसके बाद हम टोपोलॉजिकली शेप्स पर भी जाएंगे और उसकी भी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि तमाम वीडियोस इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो एज यूजुअल रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 9.6 का टॉपिक है हमारा जिसमें लैटिसेस मौजूद है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज़ अ लैटिसेस। So a spatial structure arise when every pair of the element is in a post set has an LUV and a GLB, which mean lower upper bound and greatest lower bound. The definition of lattice is a partially ordered set. ये एक partially ordered set होता है in which every pair of the element has both. दो चीज़ें इसमें एवरी पेयर ऑफ द एलिमेंट के पास होंगी, उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो एक्चुअली हम लैटिसेस किसी हैज़ डायग्राम पर प्रूफ किस तरह से कर रहे होंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो हैज़ डायग्राम की प्रॉपर्टी दो चीज़ों पर बेस करे, विच मीन वो सेमी लैटिसेस हो, ठीक है, सेमी लैटिसेस और लैटिस, और साथ ही साथ वो जॉइन सेमी लैटिसेस हो और द लैटिस, राइट, ठीक है। अब ये चीज़ किस तरह से प्रूव होगी, इन दोनों के लिए हमें प्रेडिकेट फार्मूला दिया गया है और उस प्रेडिकेट फार्मूले के मुताबिक हम अपने हैज़ डायग्राम को प्रूव करके देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेमी लैटिस वी कैन से ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एस वेयर GLB is paired from x and y that is not equal to phi, ठीक है, ये phi के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर मैं जॉइंट सेमी लैटिस की बात करूं तो ऑल वैल्यू ऑफ x वेयर y belongs to कैपिटल S वेयर LUB contain the paired form of x and y is also not equal to phi। तो ये दो फार्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है और इसके ज़रिए से हम हैज़ डायग्राम पे मौजूद पेयर्ड ऑफ द वैल्यूज़ को दोनों तरीक़ों से चेक कर रहे होंगे कि ईदर इज़ अ सेमी लैटिस एज वेल एज दी जॉइंट सेमी लैटिस और नॉट। और जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होगी तभी हमारा हैज़ डायग्राम लैटिस पे कन्वर्ट हो सकेगा, राइट। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल हैज़ डायग्राम बनाते हैं और उस पर इन चीज़ों को प्रूव करके देखते हैं। ओके, आई हैव ड्रॉन हियर अ हैज़ डायग्राम फर्स्ट, जो कि राइट साइड पर है। वी विल और वी चेक्ड इट बाय द कंपेरेबल पेयर्स by using the strategy of the semi lattice and joint semi lattice। अच्छा, इस हैज़ डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले उन पेयर्स को चेक करेंगे जो इनकम्पेरेबल पेयर हो, क्योंकि कंपेरेबल में तो अंडरस्टूड है कि उसमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड जॉइंट्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो इनकम्पेरेबल में यहाँ पर डिफरेंट पेयर बन सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर क्या मैं EF के साथ बना सकता हूँ, ठीक है, यानी इस रिस्पेक्ट से अगर मैं प्रीवियस वाले स्लाइड पर जाऊँ तो यहाँ पर GLB है और LUB है, ठीक है। तो GLB एंड सिमिलरली LUB, ठीक है, LUB दो वेरिएबल्स के लिए होंगे, क्योंकि मैंने पहले EF की बात की है, या FE लिख लें आप इसे। तो मैं कहता हूँ FE के लिए ये मुझे प्रूव करना होगा, दोनों FE के लिए। पहली चीज़ इस तरह से होगी, मैं डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड, क्या मैं ग्रुप कह सकता हूँ कि ये होगा CD के लिए, तो सेम टेक्निक 2 टाइम लिख रहा हूँ मैं फॉर C एंड D के लिए, C एंड D के लिए। इसी तरह से ये पेयरिंग क्रॉस पे भी बनाई जा सकती है क्योंकि ये इनकम्पेरेबल है, यानी E के साथ मैं D लिख दूँ तो एक ये बन जाएगा E के साथ D, फिर एक और E के साथ D, ठीक है, इस तरह से। फिर ये C के साथ F बना सकता है, तो C के साथ F एंड C के साथ F,
सी के साथ एफ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनकम्पेरेबल पेयर्ड को चेक करना है कि GLB एंड LUB दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है या नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू 5 दोनों पेयर्ड पे तमाम पेयर के लिए प्रूव हो जाते हैं तो विच मीन द गिवन हैज़ डायग्राम इज़ अ लैटिस, राइट, ठीक है। तो अगर मैं GLB की बात करूं विच मीन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को देखने के लिए सबसे पहले इससे नीचे की तरफ आऊँगा। तो नीचे की तरफ आने के बाद मुझे C और D मिल रहा है इन दोनों के बिहाफ पर, तो उस जगह आकर मैं रुकूंगा जहाँ पर आकर मुझे एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए दोनों के लिए। तो वो यूनिक एलिमेंट मुझे कहाँ पर मिलना है, B। तो B हो गया GLB विच मीन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B। अब इसी के लिए लोअर अपर बाउंड, लोअर अपर बाउंड में अगर मैं उससे ऊपर जाऊँ तो एक नोड ऐसा है G जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं और वो यूनिक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए G विच मीन ये दोनों आ गए नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। C D के लिए देखें, C D के लिए भी वैल्यूज यही होगी B और G, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ B और G। उसके बाद है E और D, ठीक है। E और D को अगर आप देखें इस बिहाफ पर तो E D की भी वैल्यूज भी वही मिलेगी B और G, ठीक है, B और G। और इसी तरह से C D के लिए जाएं तो C D के लिए भी आपको लोअर एंड अपर वैल्यू B और G ही मिलेगा, तो B और G लिख दिया मैंने। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल्स थी जिसमें GLB एंड LUB को बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ऑफ GLB हमने प्रूव किया, और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैं कह सकता हूँ द गिवन हैज़ डायग्राम इज प्रूव इन अ फॉर्म ऑफ द लैटिस। होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि पहली एग्जांपल थी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख कर बताई हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगी वहाँ पर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द बुक रिलेटेड और द स्लाइड रिलेटेड एग्जांपल है हमारे पास एक हैज़ डायग्राम है और इस हैज़ डायग्राम को हमें लैटिस प्रूव करना है। अभी हमने देखा कि इनकम्पेरेबल पेयर्ड को लेने के बिहाफ पर हम अपर एंड लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट एंड लोअर के बिहाफ पर देखते हैं। तो सोल्यूशन में बताया गया है कि ये एक लैटिस नहीं है, क्यों? बिकॉज द पेयर BC डजंट हैव अ लीस्ट अपर बाउंड। क्या मतलब हुआ, पहले तो हम इमेज से समझते हैं। देखिए, अगर मैं इन कंपेयर पेयर को लूँ तो मैं B और C ले सकता हूँ और C और के साथ D भी ले सकता हूँ। F के साथ जो मैं G ले सकता हूँ, G के साथ H ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ही से एग्जाम्पल ये बात समझ में आ गई, अगर मैंने इस पेयर्ड को लिया तो उसमें दोनों वैल्यूज होनी चाहिए थी, और अगर मैं इसकी अपर वैल्यू की बात करूँ तो E तो है लेकिन E इस B से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि जब ये कनेक्ट नहीं है तो ये एक यूनिक वैल्यूज नहीं बना रही है। तो यहीं पर ये बात क्लियर हो गई कि ये एक लैटिस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो लिहाजा इट इज नॉट फॉर द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द लैटिस। होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे यही देखा है कि जब ये दो पेयर्ड हो रहे हैं तो दोनों ऊपर जाके भी ज्वाइन हो रहे हैं और नीचे जाके भी ज्वाइन हो रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। अब फर्दर को चेक करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर फर्दर को भी करेंगे तो आपको हर जगह वैल्यूज नहीं मिलेगी, कुछ पे ही मिल रही होगी। ओके, द नेक्स्ट वन, here's a Venn diagram, has diagram. Yes, because of the any pair there is an LUB और GLB, यानी हर पेयर के लिए यहाँ पे LUB मिल रहा है हमें और GLB मिल रहा है। कैसे? इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप B और C को देखो, ये दोनों जाके पेयर यहाँ मिल रहा है। C और D को देखो, ये भी यहाँ मिल रहा है। B C के लिए लोअर देखो तो यहाँ मिल रहा है, C D के लिए यहाँ मिल रहा है। इसी तरह F G को भी देखो, इन दोनों के लिए E मिल रहा है और J मिल रहा है। G और H के लिए देखो, G मिल रहा है। I और J के लिए देखो, J मिल रहा है। और यानी हर पेयर्ड के लिए यहाँ पर वैल्यूज इसे LUB और GLB मिल रही है, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में अभी की थी। तो ये इज प्रूव नाउ, इट्स आल्सो अ लैटिस नाउ। द लास्ट वन इज द एग्जांपल अ लैटिस हैज डायग्राम मौजूद है। द लोअर बाउंड A इज इक्वल टू EF इज ABC, हाउएवर A हैज नो GLB। अब यहाँ पर A की जो है वो GLB वैल्यूज नहीं मिल रही। सिमिलरली BC हैज नो ULB, और BC के पेयर्ड पे अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ULB के लिए प्रूव हो सके। और अगर हम EF के लिए लेकर चल रहे हैं विच मीन E एंड F, ठीक है, उसके लिए हमें GLB A के लिए प्रूव नहीं हो रहा। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैं कह सकता हूँ कि ये जो गिवन हैज डायग्राम है वो हमारी लैटिस पे प्रूव नहीं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि लैटिस क्या है और किस तरह से हम सिंपल हैज डायग्राम को प्रूव कर रहे होते हैं। इट्स द लास्ट टॉपिक, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. So first we need to understand the basic idea according to the book definition, and we will implement some example as well to understand more thing about the topological sorting. तो as the name suggests, topology का मतलब ये है कि एक ऐसी hierarchy जो किसी चीज़ को sort करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पहले तो basic idea समझते हैं, फिर example पर जाएंगे. Suppose that a project is made up of 20 different tasks. एक project 20 different tasks के ज़रिए से बनता है. Some tasks can be completed only after others have been finished. यानी उनमें से कुछ टास्क जो है वो कंसेक्यूटिवली मुकम्मल हो रहे हैं, एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक दूसरे ख़त्म होते हैं. तो हाउ कैन एन ऑर्डर्ड बी फाउंड फॉर दीज टास्क, यानी हाउ कैन एन ऑर्डर्ड बी फाउंड, यानी उसका ऑर्डर किस तरह से फाउंड होगा उस टास्क के लिए.
टू मॉडल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मॉडल करने के लिए वी सेट अप अ पार्शियल ऑर्डर ऑन अ सेट ऑफ द टास्क सो दैट ए बिलोंग्स टू बी। हमें उनका पार्शियल ऑर्डर बनाना होगा जिसमें ए बी से बिलोंग करेगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर टास्क वेयर बी रिलेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड until has been completed to produce a schedule for the project, we need to produce an order for a 20 task. This is compatible with its partial order. We will show this can be done with begin with the definition. A total ordering is said to be a compatible with the partial ordering or if A, B, whenever A relate to B. In simple अगर आप देखें तो हम यहाँ पर कुछ different 20 टास्क को जो कि एक के बाद एक कंप्लीट हो रहे हैं, उनके हम ऑर्डर फाउंड करना चाह रहे थे कि वो किस तरह से ऑर्डर हो रहा है। तो उसके लिए हमने ये सजेस्ट किया कि हम इसे पार्शियल ऑर्डर के ज़रिए से सेट कर सकते हैं जिसमें ए बी से बिलोंग करेगा, जबकि ए एंड बी जो है वो टास्क हैं जिनके रिलेशन उस वक्त तक शुरू नहीं होंगे जब तक वो कंप्लीट ना हो सके। तो इस बिहाफ पर हमने कुछ टोटल नंबर ऑफ टास्क बनाए जिसमें ए और बी रिलेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ कंपैटिबल टोटल ऑर्डरिंग फॉर्म अ पार्शियल ऑर्डर इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। जो कंपैटिबल और टोटल ऑर्डर्स बन रहे हैं पार्शियल ऑर्डर में, उसे टोपोलॉजिकल ऑर्डर या सॉर्टिंग कहा जा रहा है। वी नीड टू यूज लेमा 1 टू प्रूव इट ना। सो एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट एस, ठीक है, ये साइन भी होगा रिलेशन का, हैज एटलीस्ट 1 मिनिमल एलिमेंट। और ये चीज़ हम प्रूव भी कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम कि जब हम मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमम, लीस्ट, अपर बाउंड, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये तो लेमा की बेसिक डेफिनेशन होगी। अब हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को एक छोटी एग्जांपल्स पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 20 टास्क के वाले से बात हुआ ना, हम बुक पे चलते हैं और एक छोटी एग्जांपल से इसे प्रूव करते हैं। तो अगर मैं बुक पर आऊँ तो इस वक्त बुक में एग्जांपल नंबर 26 है। एल्गोरिथम को भी अभी हम देखेंगे, पहले तो हम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड अ कंपैटिबल टोटल ऑर्डर, वही चीज़ की जो डेफिनेशन पे बात हो रही थी, फॉर द पोस्ट सेट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन साइन भी यहाँ पर मौजूद, यानी इस नंबर को हमें इस तरह से हैज़ डायग्राम के टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में लेकर आनी है ताकि हम हर स्टेप पर ये प्रूव कर सकें कि नीचे जो नंबर है वो ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हम कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे और उस कंप्लीट ग्राफ को फिर सॉर्ट करेंगे। अगर आप इस इमेज को देखें, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हैज़ डायग्राम प्रूव की है उसमें आप बगौर देखें, ये 1 है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी कर सकता है, 2 4 को कर सकता है, 5 20 को कर सकता है, और 4 12 को कर सकता है, और 4 20 को भी कर सकता है। यानी ये कंप्लीट फ्लो, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यूज सब पार्ट्स यानी सब प्रॉपर सबसेट भी इसकी बन सकती है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर जो मिनिमल एलिमेंट हमें मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। लास्ट में जो एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा उस नोट को भी हम हटाएंगे और उसके नंबर ऑफ एजेस को भी रिमूव कर देंगे। तो जैसे मैंने इसको रिमूव किया, अब बात बच गया हमें 2 5 20 इस तरह के। तो अब सॉर्टिंग्स में हम यहाँ से 5 वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली 5 20 को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो हमने लिया और 5 को प्लेस कर लिया। अब वैल्यू बच गई 2 4 20 एंड 12। यहाँ से अब लीस्ट जो नीचे वैल्यूज है वो 2 है, 2 को 4 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 2 को यहाँ से ब्रेक किया और उसके बाद नोट्स छोड़ दिए 4 20। अब 4 डिवाइड कर रहा है 20 को और 12 को, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर रहा हूँ तो इस लिहाज से मैं क्या कर सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ। तो 4 को जब 20 से किया तो नोड यहाँ से डिलीट हो गया, तो 4 हमें यहाँ मिल गया। जब 4 मिला तो ये दोनों जो नोड से एजेस कनेक्टेड थे वो एज हट गए, तो अब बच गया 20 एंड 12 विदाउट एज। तो एक दफ़ा मैंने 20 ले लिया और एक दफ़ा 12 ले लिया। अब ये जब तमाम वैल्यूज मिल गई मुझे, तो अब मैं इसे सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ। तो सॉर्टिंग ऑर्डर में मैंने लिखा 1 2 4 5 12 20 इन द फॉर्म ऑफ द पोस्ट सेट ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एक बेसिक एग्जांपल्स थी कि जब आपके पास कंपैटिबल सोर्स होते हैं टोपोलॉजी सॉर्टिंग के लिए, तो वहाँ पर आप इस टेक्निक के ज़रिए से इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके एल्गोरिथम की बात करूँ तो इस एल्गोरिथम के अंदर इन्हीं स्टेप्स को मेंशन किया गया जो अभी हमने स्टेप देखा। सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स हमारा प्रोसीजर है। ये एक सेट एस विद आर रिलेशन पे बेस करता है। ये फाइनाइट पोस्ट सेट है विच मीन काउंटेबल है। अब हमने एक वेरिएबल लिया k = 1 और इनिशियली वाइल लूप में हम अपने s वेरिएबल को नल लेकर चल रहे हैं और हमने एक वेरिएबल बनाया a of k दैट सेव द वैल्यू ऑफ द मिनिमल एलिमेंट ऑफ द s सच दैट एग्जिस्ट बाय द लेमा 1। और लेमा 1 पे हमने देखा कि एटलीस्ट वो है जो एक एलिमेंट कंटेन करेगी। फिर हमने कहा कि s में से उसी एलिमेंट को माइनस कर दो और k को हम रोटेट करवा रहे हैं ताकि हम लूप चला सकें, k = k+1, और रिटर्न हो जाएगी वो तमाम सीक्वेंस या कॉम्पेटेबल टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर वैल्यूज जो s में सेव हो रही है, यानी 1 2 4 5 12। और जब ये सारे प्रोसेस सॉल्व हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, तो रिटर्न के जरिए से ये हमें प्रोसीजर रिटर्न करके दे देगा।
तो होपफुली आपको ये एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि टोपोलॉजी सॉर्टिंग्स में एक्चुअली काम क्या हो रहा है और किस तरह से हमें कंफर्टेबल डेटा को यहाँ से प्रूव करके विद अ फॉर्म ऑफ दी हैसी डायग्राम या हैसी ग्राफ प्रूव करके शो कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली चैप्टर 10 क्या है, विच मीन ग्राफ क्या है। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर भी है, तो हम तमाम चीज़ें जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बुक टाइटल। इसी तरह से जुड़े हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।